दोस्तों हम सभी को मालूम है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वो मार्केट है जहां पर स्मार्टफोन की सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ करती है, लेकिन इसी को कैश करती है दूसरी कंट्रीज़ जो अपने अपने स्मार्टफोन लाकर यहां पर बेच देती है। अब इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि मेड इन इंडिया अगर स्मार्टफोन बने जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद ही का हो तो अपना ही फ़ोन अपना ही फ़ायदा होगा, जिससे कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बल्कि दूसरी कंट्री के अंदर भी हम उस तरीके के फ़ोन को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन ये सभी सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और एंड्रॉयड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर देना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ख़ासतौर पे इन्होंने एक बात कही कि 2026 तक भी अगर हम बना लेते हैं तो शायद इंडिया के बिलियंस ऑफ पीपल को वो मोबाइल दे पाए हम। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि क्या कोई एंड्रॉयड को टक्कर देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर ही रहकर बना सकता है? ऑफ कोर्स बना सकता है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं। और iOS की तो बात ही नहीं करते क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, जहाँ पर वो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट वाली होती है ना कि अच्छा तुम ये यूज़ कर रहे हो, मैं तो भाई आईफोन ही यूज़ करता हूँ, तो वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करने की बात की गई है, तो जिसके लिए एंड्रॉयड जो कि पहले ही इतनी बड़ी एक मार्केट लिए बैठा है एप्लीकेशन की, गेम्स की, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। क्योंकि सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम था नोकिया का, उसके साथ भी यही हुआ कि उनके पास ना गेम थी ना एप्लीकेशन थी जितनी एंड्रॉयड की थी। और इसी के साथ साथ एक और बात सामने आ जाती है कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है इस तरीके की चीज़ों के अंदर तो वही हाल होता है जैसा कि यूएस के अंदर हुआवे का हुआ और SMIC और इस तरीके की कई सारी ब्रांड्स का हुआ जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया यूएसए के अंदर कि भैया इसमें गवर्नमेंट स्पाई कर सकती है हमारे सिटीजन्स के ऊपर। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह गवर्नमेंट ही तैयार करने में लगेगी तो भैया बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही होने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जापान की एक कंपनी सुजुकी मोटर्स ने भी ये तय किया है कि वो 10,440 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा गुजरात के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाने वाला है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज भी वो वहाँ पर तैयार करेगा, जिसके बाद में वहाँ से वो सारी इंडिया के अंदर बेचना शुरू कर देगा और इसी के साथ साथ में भी बाहर भी एक्सपोर्ट करे। और यहीं पर दोस्तों एप्पल की एक नई अपडेट आई थी 15.4 की, जिसकी वजह से कई सारे आईफोन 13 यूजर्स को, जो भी आईफोन 13 या प्रो मैक्स या प्रो जो भी यूज़ कर रहा है, उनके साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है ये अपडेट करने के बाद में। और इसकी कंप्लेंट भी की है बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर। और इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ आपको याद होगा, उसको बैटरी गेट स्कैम कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अपडेट आ गई थी जिसकी वजह से लोगों की परफॉर्मेंस कम हो गई थी। अब यहाँ तो बैटरी जल्दी जा रही है, तो ये क्या परफॉर्मेंस गेट वाला स्कैम है कि मतलब जिसमें परफॉर्मेंस बढ़ा दी गई है, बैटरी जा रही है जिसकी वजह से। तो ये एक चीज़ है जो कि एप्पल शायद बहुत ही जल्द फिक्स भी कर देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों नेटफ्लिक्स के अकाउंट जो एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, मतलब दोस्त होते हैं ना कि भाई चल तू देख ले, मेरा पासवर्ड ले ले, मेरा ईमेल ले ले, इसको यूज़ कर, मैंने इतना खर्चा किया तो सबको बांट दूंगा। और वो कई जनों को बांट देते हैं जिसके बाद में वो सारे ही मिलकर देख लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी अब नेटफ्लिक्स कार्रवाई करने वाला है कि जो सा भी यूज़र इस तरीके की हरकत करेगा फिर उनसे वो ज़्यादा चार्ज लेगा, ज़्यादा पैसे लेगा ऐसे यूज़र्स से। तो उनका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा खतरे में आ गया है। अगर ऐसा करोगे तो मतलब और पैसा देना पड़ जाएगा। दोस्त तो फ्री में देख लेगा लेकिन आपकी जेब से पैसा और कटता रहेगा। दोस्तों आई एम श्योर हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको NFT के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ऐसे सिर्फ हम लोग ही नहीं है, दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि NFT का करना है। बेशक से उन्होंने $5 की कोई चीज़ ले ली हो या $10 की ले ली हो या $100 की ले ली हो। जैसे कि ये बंदा जिसने $103 का एक NFT आर्ट खरीदा है सुअर का कुछ ये डिजिटल आर्ट तैयार कर रखा है जिसको उसने परचेज कर लिया। लेकिन उस बंदे ने इसके बाद में एक बात खुद बताई कि अब मैंने खरीद तो लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, बस मजाक में खरीद ली। कईयों ने मिलियंस ऑफ $US की चीज़ें ली हैं, लेकिन मे भी उनका कुछ विजन होगा कि चलो इसको आगे चल के हम इतने का बेच सकते हैं। लेकिन हम में से किसी को भी नहीं मालूम कि एक्चुअली में इसका आगे चल के होगा क्या। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कोई हलवा नहीं है कि अमेज़ॉन पे गए और उसके बाद में NFT खरीद ली।
इसके लिए पहले आपको क्रिप्टो वॉलेट पे साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद में OpenSea जैसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आप NFT की परचेजिंग कर सकते हो, मतलब वहाँ पे कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले आपका बैंक वेरिफिकेशन भी होगा, उसमें KYC भी होगा और कई सारी चीज़ें होंगी जो कि करीबन 2-4 दिन आराम से खा जाती हैं। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। उसके बाद में आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करनी पड़ेगी अगर आपने सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि उसी से तो आप बाई करोगे NFT आर्ट और उसके बाद में वो देने के बाद में किसी को आपके पास में उसका NFT आर्ट आपके पास में आ जाएगा जब आप परचेज कर लोगे उस क्रिप्टो करेंसी को दे के। लेकिन प्रोसेस इतना लेंदी है कि समझने वाला समझेगा नहीं और समझाने वाला काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी एक बात जो मैं कहना चाहता था कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि खरीदने के बाद में इसका क्या करना है। हाँ, बेचने के लिए लोग ज़रूर रेडी होंगे कि भाई हमें बेचना है, हम कुछ भी बना के बस डालना चाहते हैं NFT की वेबसाइट के ऊपर जहाँ से वो बिक जाए, और बिक जाए हमारा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि कईयों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बेची हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि ये जो सुअर का आर्ट बेचा गया है और इसी के साथ साथ एक बंदे ने अपनी ही फोटो की कलेक्शन बेच दी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।